हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज में 10 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप यार उन 10 वीडियोस को देखे हो, राइट। तो आप ऑलरेडी आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस को देख लिया होगा। ये 11th पार्ट है। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग नया सीखते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, उसकी हम बात करेंगे। तो अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से स्कैनफ का यूज़ करके वैल्यूज़ को हम लोग इनपुट करते हैं, और उसी तरह से फिर हम लोगों ने प्रिंट ऑफ का यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट किया था। लेकिन इसके ऊपर ये वाली जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं या नीचे हमने जो ये 3 लाइन लिखा है, ये आपको नहीं पता है कि ये क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। इनफैक्ट मैं इसको भी हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, इतना चीज़ें मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इस टाइम पर रखता हूँ। तो और मैं इसको भी हटा देता हूँ यार, इसको बचाने से क्या फ़ायदा। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि आपको इतना तो आपको अपने प्रोग्राम में लिखना ही है। क्या करना है? इतना तो आपको अपने प्रोग्राम में लिखना ही है। जब भी हमारा प्रोग्राम, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था, और हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन होना स्टार्ट होता है। हमने आपको बताया था कि मेन एक फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे देखिए पैरेंथेसिस लगा है। तो मेन एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब कि फंक्शन है। आप इसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी मान ये प्री डिफाइंड फंक्शन ही है। तो जब भी क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम में कई सारी लाइन इस तरह से लिखे होते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेन फंक्शन, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, वो मेन फंक्शन से ही होता है। तो आपको इतना तो अपने प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, यानी कि मेन फंक्शन के बिना सी लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो आपको लिखना है इंट मेन और पैरेंथेसिस लगाना है, और इस तरह से करली ब्रेसेस लगाने हैं आपको। ओके, तो इसी के अंदर आप कोडिंग करेंगे और फिर आपको लिखना है रिटर्न 0। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि जो ये मेन है ये एक फंक्शन है, और इंट जो यहाँ पर लिखा है ये है रिटर्न टाइप। क्या है? रिटर्न टाइप इसे बोला जाता है। तो इसका मतलब, रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। फंक्शन जो ये होते हैं वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, और अगर फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हैं तो वो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। रिटर्न यहाँ पर एक कीवर्ड है। आप यहाँ पर देखिए, आपको हो सकता है कहीं ना कहीं पर रिटर्न कीवर्ड मिल जाएगा, है ना? है कहीं? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। इधर भी नहीं है, एक्सटर्न है, डबल है, और यहाँ पर शाइंड शाइंड, तो यहाँ पर नहीं है। और भी होते हैं कीवर्ड हमारे सी लैंग्वेज में, अगर नहीं भी है तो भी। तो रिटर्न यहाँ पर क्या है? कीवर्ड है। रिटर्न का यूज़ करके आप वैल्यूज़ को फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो। अभी इसको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम फंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है क्या? इंट। तो ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यही इसीलिए हमने लिखा है रिटर्न 0। 0 क्या है? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो इसीलिए हमने लिखा है रिटर्न 0। तो ये 0 इस फंक्शन से क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। अब इतना ही आपको अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप सोचना भी मत, ओके, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर अब मान लीजिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें दो नंबर चाहिए, फिर उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमें दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमने बना लिया num1 और कामा लगा करके num2। यानी कि आप कई सारे वेरिएबल इस तरह से कामा लगा करके बना सकते हैं। तो num1 num2 दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, है ना। क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए, तो मैं यूज़र को मैसेज दे दूंगा कि भैया दो नंबर को इनपुट करो। तो मैसेज हम कैसे देंगे? प्रिंटफ का यूज करके, है ना। प्रिंटफ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइन हम लोग चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं
इंटर टू नंबर, हमने क्या किया, हमने लिखा इंटर टू नंबर एंड लाइन चेंज। अब हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं उसका मतलब कंपाइलर को पता होना चाहिए, नहीं तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो हमने अभी तक अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल बनाए हैं, तो वेरिएबल को हमने डेटा टाइप का यूज करके डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल का नाम हमने कंपाइलर को बता दिया है। फिर हमने यूज़ किया प्रिंटफ फंक्शन। अब जब हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन, जैसे हमने यहाँ पर दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ये क्या कहलाता है, ये तो आपको पता है ना, ये क्या है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। उसी तरह से क्या होता है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका भी डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं पर होता है। और फंक्शन का डिक्लेरेशन, प्री डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। किस में होता है, हेडर फाइल में। यानी कि जो भी हम प्री डिफाइंड चीज़ें यूज करते हैं उनका कहीं ना कहीं पर डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर एक लाइन का मतलब कंपाइलर को समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, num1 एंड num2। num1 num2 का मतलब कंपाइलर को पहले से पता नहीं था, हमने उनको डिक्लेयर किया, इसलिए हमने कंपाइलर को num1 num2 का मतलब बताया। और मतलब क्या है कि अब num1 एंड num2 दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। उसी तरह से जो प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो इसको भी मुझे बताना पड़ेगा कि इसका डिक्लेरेशन कहाँ पर है, तभी कंपाइलर और डिक्लेरेशन को देख के समझेगा। तो जो ये प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं इनका डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं किसी हेडर फाइल में होता है ना। जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंपाइलर्स को तो उसके साथ में हमें बहुत सारी फाइल भी मिलती हैं, उन्हीं फाइल में से किसी न किसी फाइल में इन सारी प्री डिफाइंड चीज़ों का डिक्लेरेशन होता है ना। तो वो वाली हेडर फाइल, ध्यान से सुनना, वो वाली हेडर फाइल जिसमें प्रिंटफ फंक्शन का डिक्लेरेशन है, हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड हम हमेशा मेन फंक्शन के बाहर ही करेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है, वो एक स्पेशल सिंटेक्स होता है, आपको लिखना हैश और फिर यूज़ करना है इंक्लूड। आपको क्या लगाना है, हैश इंक्लूड, और इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और उस हेडर फाइल का नाम लिखना है जिसके अंदर इस प्रिंटफ फंक्शन का डिक्लेरेशन है। तो उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h, स्टैंडर्ड stdio इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कौन सी वो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल में प्रिंटफ का डिक्लेरेशन है, इसीलिए हमने प्रिंटफ को जब यूज़ किया तो इस हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, num1 एंड num2 में इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मैं लगाऊंगा स्कैनफ, SCANF स्कैनफ, और यहाँ पर डबल कोट्स, और इसके अंदर मैं दो बार %d लिखूंगा। दो बार क्यों, क्योंकि num1 एंड num2 दोनों में मुझे वैल्यू को रखना है ना। तो हमने दो बार लिखा। हर एक वेरिएबल जिसमें आप इनपुट कराना चाहते हो उसके लिए अलग से आपको कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखना पड़ेगा। हमने दो बार %d इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि हमें दो नंबर में इनपुट करना है और इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करना, इसीलिए %d लिखा है। तो ये वाला जो %d है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसको मैं यहाँ से अगर पेस्ट करके आपको समझाऊँ, तो जो ये वाला जो %d है वो इसमें इनपुट कराएगा, है ना, और जो ये वाला %d है वो इसमें इनपुट कराएगा, है ना। तो हमने दो बार %d लगा करके इनपुट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए मुझे num1 एंड num2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे num1 प्लस num2।
अब जो ऐड होने के बाद रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो उसका मैं भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसका नाम मैं सम रख लेता हूँ। तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू num1 + 2 सेमी कॉलन। हमने क्या किया, num1 num2 को ऐड किया, जो भी रिजल्ट आया उसको हमने सम में रख दिया है ना। अब मुझे इस सम को प्रिंट करना है, तो फिर से मैं प्रिंटफ लगाऊंगा और मैं क्या लिखता हूँ, सम इक्वल टू, मैं लिखूंगा %d, है ना, और सम की वैल्यू इस तरह से। तो है ना, प्रिंटफ के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ये बात हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। तो ये प्रिंट होगा सम इक्वल्स टू %d की जगह पर सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। और जो ये स्कैनफ हमने यूज किया ये भी तो प्री डिफाइंड है, तो इसका भी डिक्लेरेशन इसी हेडर फाइल में किया गया है। समझ में आपको बात आई। तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, इन दोनों का डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में है, इसीलिए इनको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये बात आपको समझ में आया। चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूं। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया, और रन करने से पहले आप देखो कि आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, और प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है इंटर टू नंबर, है ना। यही वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो रही है, इंटर टू नंबर। मैंने इंटर किया 5, फिर इंटर किया 4, जैसे ही मैंने इंटर किया कह रहा है सम इक्वल्स टू 9, है ना, और हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। जब प्रोग्राम इंड होगा तो ये वाली लाइन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये फालतू का हमें यहाँ पर कूड़ा कबाड़ दिख रहा है ना, कचरा वचड़ा दिख रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये चीज़ें दिखें, है ना। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मुझे तो सिर्फ ये दिखना चाहिए था, है ना, इंटर टू नंबर, लेकिन उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें मुझे दिखें, तो मुझे इनको क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमें तब करनी है इसके पहले, है ना, यानी कि इस लाइन के पहले जो चीज़ें हैं उसको हटा दो। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस प्रिंटफ के ऊपर आता हूँ और फिर से मुझे एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम है सिस्टम, उस फंक्शन का क्या नाम है, सिस्टम। और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं इस तरह से CLS। अभी के लिए कुछ चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा सिस्टम और ब्रैकेट में उसके पैरेंथेसिस लगा के CLS लिख दिया। तो ये चीज़ें अभी के लिए आपको याद करनी पड़ेंगी, आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो जब हमने इस चीज़ का यूज़ किया तो ये क्या करेगा, ये जो हमें पुराना वाला कुछ कंटेंट दिख रहा था, अननेसेसरी चीज़ें थी, उसको ये हटा देगा। लेकिन ये भी एक प्री डिफाइंड है, तो इसका भी डिक्लेरेशन जिस हेडर फाइल में होगा उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा #include, और उसके लिए जो हेडर फाइल है वो है stdlib.h हेडर फाइल। कौन सी हेडर फाइल है, stdlib.header फाइल। तो उसको हमने ये कर लिया इस तरह से। अभी देखिए आप, तो अब देखिए क्या होगा, देखिए जो पुराना पहले मुझे दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इंटर टू नंबर। हमने इंटर किया 6 एंड 2 कह रहा है 8, है ना, 8 इस तरह से। अच्छा, अभी देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा आउटपुट दिखे, आउटपुट दिखने के तुरंत बाद हमें ये लाइन ना मिले। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही हमारा यहाँ पर सम प्रिंट हो रहा है उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन गेट ch यूज कर लेता हूँ। गेट ch क्या करेगा, गेट ch का काम होता है एक कैरेक्टर को इनपुट करना, यानी कि जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा तो वो गेट ch की वजह से उसका काम इंड होगा। देखिए गेट ch का मतलब है गेट अ कैरेक्टर। क्या है, गेट अ कैरेक्टर, यानी कि जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रुका रहेगा। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे हम लोग जब स्कैनफ का यूज़ करते थे तो हमारा प्रोग्राम रुक जाता है ना, जब तक हम वैल्यू को इनपुट नहीं करते तब तक हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह से गेट ch भी है। तो जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा गेट ch का काम ख़त्म नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम यहीं पर रुका रहेगा। तो फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ
और ओके, अच्छा हमने यहाँ पर गेट सी एच का यूज़ किया, तो गेट सी एच भी तो प्री डिफाइंड है, तो इसके लिए भी इसका डिक्लेरेशन जिस भी हेडर फाइल में होगा उस हेडर फाइल को मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे इसने किया है ना। अभी गेट सी एच के लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए हमें वार्निंग मिल रही थी, तो मैं उसको भी लिखूंगा हैश इंक्लूड, और उस हेडर फाइल का नाम है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल, जिसमें गेट सी एच का डिक्लेरेशन है। समझ में बात आया? फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी वो इधर हमें वार्निंग ब्लू कलर वाली जो दिख रही थी नहीं दिखेगी, हमने इंटर किया लेट्स से 1 और 2। अभी देखिए कह रहा है सम इक्वल टू 3। अब वो कह रहा है सम इक्वल टू 3। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है गेट सी एच की वजह से। गेट सी एच का क्या काम है? गेट ए कैरेक्टर। तो जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा गेट सी एच का काम इंड नहीं होगा, इसीलिए हमारा प्रोग्राम रुका है। जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा गेट सी एच का काम खत्म हो जाएगा, ये लाइन चलेगी, 0 रिटर्न होगा और हमारा प्रोग्राम इंड होगा। देखिए मैंने की को प्रेस कर दिया, अब हमारा प्रोग्राम इंड हो गया है। तो गेट सी एच का काम क्या होता है? गेट अ कैरेक्टर। जब तक हम कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम उतने पर ही रुका रहेगा, है ना। अब ये हमने क्या किया, 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिख लिया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट ये वाली जो लाइन है ना, आप क्या करो कि जो ये वाली लाइन है ना, आप इसको सिस्टम सीएलएस के नीचे कर लो। इस तरह से क्या करो, सिस्टम सीएलएस के नीचे कर लो। तो ये आपने प्रोग्राम लिखा है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपने लिखा है, इतनी चीज़ें आपको हर बार लिखना ही लिखना है। समझ में बात आया आपको? इतनी चीज़ें आपको हर बार लिखनी ही लिखनी है। सिर्फ जो ये हाईलाइटेड एरिया है यहीं पर आप चेंज करेंगे, इतनी चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। और अगर कोई और चीज़ें प्री डिफाइंड चीज़ें आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो उनको भी, उनके लिए जो उनका जिस हेडर फाइल में डिक्लेरेशन है उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो प्रिंट ऑफ स्कैनअप के लिए हमने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया, सिस्टम के लिए हमने stdlib को .h को इंक्लूड किया, और getch के लिए हमने conio.h को इंक्लूड किया। अब आगे अपने प्रोग्राम में और हम कई सारी प्री डिफाइंड चीज़ों का यूज करेंगे तो उनके लिए जो करेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल है उसको भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिलहाल ये तीनों हेडर फाइल तो आपको हमेशा ही इंक्लूड करनी पड़ेंगी, है ना। तो धीरे धीरे आप इसी तरह से आगे सीखोगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 नंबर को इनपुट किया और उनका सम रखा सम वेरिएबल में, और सम को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मान लीजिए मुझे आउटपुट, हमने क्या लिखा है, आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा है सम इक्वल टू सम की वैल्यू। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ ए एंड बी इज, तब सम की वैल्यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा आउटपुट ऐसे हो, सम ऑफ 3 एंड 4 इज लेट्स से 7, ऐसे हमारा आउटपुट प्रिंट हो, ऐसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे सम ऑफ %d एंड %d इज %d। हमने देखिए कैसे लिखा, सम ऑफ, मैं इसको कैपिटल में कर लेता हूँ, सम ऑफ %d एंड %d इज %d। तो यहाँ पर num1 की वैल्यू num2 की वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो इस %d की जगह पर num1 की वैल्यू प्रिंट होगी, इस वाले %d की जगह पर num2 की वैल्यू प्रिंट होगी, और इस वाले %d की जगह पर सम की वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। तो क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ num1 एंड num2 इज सम, है ना। जो भी यूजर डेटा को इनपुट करेगा वो यहाँ से क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इस वाले %d इस सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये वाला इसकी प्रिंट करेगा और ये वाला इसकी प्रिंट करेगा, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आप थोड़ा मैसेज आपने अच्छा दे दिया, है ना, और सेमी कॉलन लास्ट में लगाना ना भूलो, इस तरह से। अभी मैं इंटर करता हूँ, लेट्स से 5 एंड 4। देखिए कह रहा है सम ऑफ 5 एंड 4 इज 9। अभी गेट सी एच चल रहा है, हमने की प्रेस किया, गेट सी एच का काम इंड हो गया, तो हमारा प्रोग्राम भी इंड हो गया, है ना। तो ये आई होप कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज का होता है वो समझ में आया होगा। तो आपको ना हाईलाइटेड के अलावा जो लिखा है उसको तो लिखना ही लिखना है अपने हर एक प्रोग्राम में, है ना।
हाँ, उसको तो आपको लिखना ही लिखना है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्री डिफाइंड चीज़ों का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ डिक्लेयर करना चाहते हो तो वेरिएबल का यूज करके ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, है ना। तो जो आप यूज करना चाहते हो खुद, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उनका डिक्लेरेशन जिस भी हेडर फाइल में है उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, HEADER, हेडर फाइल। ओके। और ये क्या है? मेन फंक्शन है हमारा, है ना। गेट सी एच का काम भी समझ में आया, सिस्टम CLS क्या करता है ये भी आपको समझ में आया, है ना। रिटर्न रिटर्न का चीज़ें हम और बहुत आगे डिटेल में देखेंगे, आपको समझ में आएगा जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।